हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस वीडियो में हम महाजनपद काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो जो कि पार्ट 1 था इसका, उसमें हम 1 से लेकर 25 तक के प्रश्न देख चुके हैं और इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 तक के महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है, शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक की हत्या किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महापद्मनंद उसकी हत्या की। तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार जब काला अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था तभी महापद्मनंद ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी और यही महापद्मनंद मगध में नंद वंश की स्थापना करता है। अगला जो प्रश्न है वह है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा महापद्मनंद को ही उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। तो जो इसका सेना था वह काफ़ी बड़ी सेना थी इसकी। अगला जो प्रश्न है वह है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है यूनानियों के द्वारा, जो कि हम देखते हैं कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों जो पहला आक्रमण था वह ईरानियों के द्वारा किया गया, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम 516 ईसा पूर्व में भारत पे अटैक करता है। तो जो पहला जो विदेशी आक्रमण था वह ईरानियों के द्वारा था और जो दूसरा विदेशी आक्रमण था वह यूनानियों के द्वारा था। जबकि यह पहला यूरोपीय आक्रमण था तो ये यूनान कहाँ के थे? तो ये यूरोप के थे। तो ये यूरोपीय का पहला आक्रमण था। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आम्बी। आम्बी को जब पता चला कि सिकंदर युद्ध के लिए आ रहा है और इस आक्रमण होने वाला है उसके राज्य पे, तो उसने क्या किया, वह सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करता है और उसे सहयोग का वचन भी देता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर मकदूनिया, जो कि यूनान में है, वहाँ का शासक था। तो फिलिप द्वितीय जो कि सिकंदर के पिता थे, तो 358 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है और 359 ईसा पूर्व में ये वहाँ का शासक बनता है। अगला जो प्रश्न है वह है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा धनानंद। मगध जो कि नंद वंश यहाँ पे शासन कर रहा था और धनानंद जो कि महापद्मनंद का लड़का था वह यहीं का शासक था। धनानंद, इसको धन एकत्र करने का बहुत शौक था, इसीलिए इसका नाम धनानंद पड़ा। अगला जो प्रश्न है वह है, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु जिन्हें जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, और यह बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अश्वक। तो यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था और इस विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। अगला जो प्रश्न है वह है, हाइडेस्पिच या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में। पोरस जो कि पंजाब का शासक था और यह युद्ध हुआ था वह झेलम नदी के तट पे हुआ था और यूनान में झेलम नदी को हाइडेस्पिच कहते हैं। तो इसीलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम जो कि झेलम का पुराना नाम वितिस्ता भी है, तो कहीं कहीं इसे वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था, लेकिन वह पोरस के आक्रमण और पोरस की शक्ति को देख के वह क्या किया कि इसका राज वापस लौटा दिया और जिस बहादुरी से पोरस ने लड़ा था उससे सिकंदर काफ़ी प्रभावित होता है और जीते हुए राज्य वापस पोरस को देकर वह चला जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है वह है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा धनानंद। यूनानी आपको कहीं कहीं ग्रीक भी देखने को मिलेगा। ग्रीक जिसे यूनानी ही कहते हैं, ग्रीक, यूनानी और बैक्टीरियाई, तो ये तीनों शब्द अगर आपको कहीं मिलते हैं तो तीनों का मतलब एक ही है। अगला जो प्रश्न है वह है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, तो यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अगला जो प्रश्न है, किस शासक को सर्वछत्रांतक तथा दूसरा भार्गव कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है महापद्मनंद। तो पुराणों के अनुसार हमें पता चलता है कि जो महापद्म था यह शूद्र राजा था।
तो सर्वछत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और दूसरा भार्गव का मतलब होता है परशुराम का दूसरा अवतार। तो यह किसे कहा गया है? तो यह महापद्मनंद को ही कहा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है तक्षशिला का आचार्य कौन था? तो इसका सही आंसर है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तक्षशिला जो कि प्राचीन भारत में यह शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है वह है नंद वंश के किस शासक ने चाणक्य को दरबार में अपमानित किया? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा धनानंद। जब धनानंद चाणक्य को अपने दरबार में अपमानित करता है तब चाणक्य कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस विशाल साम्राज्य का अंत करके मगध की गद्दी पर एक योग्यवान व्यक्ति को बिठाऊंगा। और आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करता है। अगला जो प्रश्न है वह है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा मथुरा, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। अगला जो प्रश्न है किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? तो इसका आंसर होगा कौशल श्रावस्ती, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता है क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। अगला जो प्रश्न है वह है धनानंद की हत्या किसने की? धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और यह मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला जो प्रश्न है वह है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, जो कि हरियाणा, मेरठ और दिल्ली का इलाका था। कुरु जो कि कुरुक्षेत्र ही था, जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 18 दिनों तक चला था। अगला जो प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से लौट जाता है और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वह है अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर होगा महापद्मनंद के दरबार में थे। अष्टध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण की एक प्राचीन पुस्तक है। अगला जो प्रश्न है वह है महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि जो महापद्मनंद ने कलिंग से जीन से, जो कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति होती है, उसको पाटलिपुत्र ले आते हैं। और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे बाद में फिर कलिंग के महान शासक और महामेध वंश के शासक खारवेल पुष्यमित्र शुंग को हराकर यह मूर्ति फिर यहाँ से वापस कलिंग ले जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वत्स महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही होगा यह वर्तमान के प्रयागराज का इलाका है वत्स, जिसकी की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला जो प्रश्न है महाजनपद काल में उच्च कोटि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें महामात्र कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है वह है सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है नियार्कस थे, एनासिक्रिटिस थे और एरिस्टोबुलस थे। अगला जो प्रश्न है वह है सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव से भारत में किस कला शैली का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर होगा गांधार कला शैली का विकास हुआ। गांधार कला शैली जो कि भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। तो इस तरह महाजनपद काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। तो इससे पहले भी हमारे प्राचीन इतिहास के 4 वीडियो और जीके ट्रिक का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारा अगला वीडियो है वह जब आए तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।